हेलो, गुड मॉर्निंग। ये 6 फरवरी का न्यूज़पेपर कवर करेंगे। तो इसमें हम जानेंगे पेम्पा रिवर के बारे में। भारत टैक्सी सर्विस मैंने कल भी बताया था। प्लस कुछ एक माइंड में एक्सप्लोजन हुआ है और उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी जानेंगे। मोशन ऑफ थैंक्स, यूपीएससी ने कुछ गाइडलाइंस चेंज की हैं रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, उसको जानेंगे। प्लस कुछ और अपडेट्स हैं, केवल आईपीएल ही नहीं है, और भी सारी अपडेट्स हैं, उन सबको जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखो, ये पेम्पा रिवर है, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गई है। ये जो केरला की गवर्नमेंट है, दैट गवर्नमेंट इज़ नॉट पेइंग अटेंशन टू मैनी रिवर्स। मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले भी बताया था पोन्नैयार रिवर के बारे में, वो भी बहुत पोल्यूटेड हो गई है। तो ये पेम्पा रिवर है, और इसका साबरमती माला जो टेम्पल है लॉर्ड अयप्पा का, उसके साथ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है इसको। ये देखो, ये पेम्पा रिवर है, तमिलनाडु से निकल रही है ये, ठीक है कि नहीं। और ये यहाँ से होते हुए ये वेम्बनाड लेक में जाके मिल जाती है, ठीक है कि नहीं। तो ये वेम्बनाड लेक है, क्लियर है। और ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। प्लस इसको दक्षिण भागीरथी के नाम से जानते हैं, दैट इज़ गंगा ऑफ द साउथ, ठीक है, साउथ की गंगा है ये। तीसरी लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की, ये वेम्बनाड लेक में जाके ड्रेन करती है, और ये साबरमती माला टेम्पल से एसोसिएटेड है। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, तो इसका याद रखिएगा। पेम्पा रिवर, पेम्पा नहीं है, सॉरी, पेम्पा। पेम्पा भी है यार, इसमें पेम्पा लिखा हुआ है, जस्ट रॉन्ग। दोनों से ही हो सकता है, पेम्बा एंड पेम्पा, तो टेंशन नहीं लेने की है, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भारत टैक्सी। कल मैंने आपको बताया था, जो कॉर्पोरेशन मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने ये लॉन्च किया है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है दिल्ली एनसीआर रीजन में एंड राजकोट में। इसमें अभी एक लॉन्च किया गया है, और 3 साल बाद यानी 2026 से लेकर 2029 तक इसको पूरे देश में लॉन्च कर दिया जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो अभी देखो, पहले ही दिन इसमें 4 लाख ड्राइवर्स ने रजिस्टर कर दिया, 10,000 से ज़्यादा राइड्स भी बुक हुई हैं इसमें, है ना। तो नेशन वाइड ऑपरेशन इसका 2029 से शुरू होगा। तो कोऑपरेशन बेस्ड है, ये बहुत ही अच्छी सुविधा है। लेट्स होप कि सक्सेसफुल रहता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इलीगल माइंस में एक्सप्लोजन हुआ है, 18 लोग मर चुके हैं। और ये आप एक तरह से GS3 में इकोनॉमी में जो माइनिंग का ऑप्शन है उसमें यूज़ कर सकते हैं, है ना। चैलेंजेस ऑफ माइनिंग, प्लस कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, हिस्ट्री अगर आपको दिखानी है तो। जुलाई 2012 में 15 लोग मरे थे, ठीक है, ये साउथ गारो हिल्स में है। और फिर उसके बाद दिसंबर 13 में 5 लोग मरे, ऐसे मतलब आप देख सकते हैं। 18 में भी कई लोगों की डेथ हुई, 15 मर गए फ्लड्स और इस सब में ड्राउन होके। 2021 में 6 मरे, 2021 में फिर 5 मरे, फिर 2025 जनवरी में डेथ हुई, एटलीस्ट 3 पीपल किल्ड। और उसके बाद फरवरी 5 में 16 लोगों की डेथ हो गई है, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। रेड होल माइनिंग ये लोग करवाते हैं, एक छेद कर देते हैं, चूहों की तरह इंसान उसमें क्राउल करके अंदर जाएंगे होल में, और राइट, वहाँ से खोद खोद के चीज़ें बाहर भेजते हैं। दूसरी चीज़ कि जैसे ही कहीं पर भी एक्सप्लोजन होता है माइंस को वो करने के लिए, तो उसके ट्रेमर्स की वजह से यही होल्स क्या करते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं। तो इसी की वजह से लोगों की डेथ होती है इसके अंदर, ठीक है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं, ये अगर गारो हिल्स हैं, खासी हिल्स हैं, जयंतिया हिल्स हैं, तो ये नाम याद रखिएगा, GKJ, गारो खासी जयंतिया हिल्स हैं। और इन हिल्स में जो ट्राइब्स रहती है ना, गारो ट्राइब, खासी ट्राइब और जयंतिया ट्राइब्स, उनके ही नाम पे इन हिल्स का नाम पड़ा हुआ है। तो ईस्ट जयंतिया हिल्स में यहाँ पे कहीं एक्सप्लोजन हुआ है, मतलब ये माइन कोलैप्स करी है, 18 लोगों की डेथ हो गई। प्लस जो केरला गवर्नमेंट है वो अपीजमेंट करने के लिए, देखो, वक्फ अमेंडमेंट बिल आया था, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको लेके आई थी, तो ऑल ओवर इंडिया में उसको अप्लाई करना था। तो जो वक्फ बोर्ड था उसमें 2 नॉन मुस्लिम लोग रखने थे इनको, बाकी के सारे लोग मुस्लिम रहेंगे, ठीक है कि नहीं। अब केरला गवर्नमेंट ने क्या किया है, ठीक है, तुम मतलब अपीजमेंट करने के लिए उसकी सीट ही खाली छोड़ दी है, बोले हम इनको भरेंगे ही नहीं। तो बस यही सारी बातें हैं कि और ये दो लोग जो नॉन मुस्लिम होने वाले थे, वो भी कौन होने वाले थे, जिनको बिजनेस मैनेजमेंट, सोशल वर्क, फाइनेंस, रेवेन्यू और इन सारी उसका वो था, मतलब एक्सपीरियंस था। प्लस एक आदमी जो चाहिए था वो बार काउंसिल का उसको मेंबर होना चाहिए था, मतलब एक तरह से जुडिशियल एक्सपर्टीज़ भी होनी चाहिए उस आदमी पर, मतलब ये 2 लोग होने चाहिए थे। तो केरला गवर्नमेंट ने उनको हायर ही नहीं किया है। तो ये है अपीजमेंट का एक एग्जांपल, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया था कि US इंडिया की जो ट्रेड डील हुई है उसमें अभी कुछ भी फाइनल नहीं है। तो ये पीयूष गोयल जी ने यही बोला है कि टॉक्स आर अंडर वे, है ना, हम लोग बात कर रहे हैं, बाकी का जो स्टेटमेंट होगा, फाइनल स्टेटमेंट हम 2-3 दिन में बता देंगे। तो अभी इसमें बहुत ज़्यादा हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, देखो, ऑस्ट्रेलिया ने कुछ साल पहले अंडर 16 के लिए बैन किया था मोबाइल को, और वो 1 जनवरी से शायद इन्फोर्स में आया था। मोबाइल का बैन नहीं किया था इन्होंने, किया था सोशल मीडिया बैन किया था, कि ये लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारी चीज़ें अंडर 16, अंडर 15 लोग नहीं कर पाएंगे। फ्रांस ने अंडर 15 के लिए किया था। अब हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है, मोबाइल्स में ही, मतलब स्कूल्स में ही मोबाइल बैन कर दिया, मतलब 12वीं क्लास तक, 12th की क्लास तक आप लोग मोबाइल क्लासेस में ले ही नहीं जा पाओगे। अगर कोई बच्चा पकड़ा जाता है, 500 रुपये तो उस पर फाइन लगाए जाएंगे, मोबाइल को भी कॉन्फिस्केट कर दिया जाएगा। प्लस उनके जो पेरेंट्स हैं उनको एक मैंडेटोरी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, मतलब उनके माँ बाप को बैठा देंगे एक कमरे में, यहाँ पे एक काउंसलर होगा, ये उसके माँ बाप होंगे, ठीक है कि नहीं। तो ये इनको समझाएगा कि देखो, तुमने अपने बच्चों को मोबाइल दिया, तुमको ये नहीं करना चाहिए, और फलाना ढिमका 10 तरह की बातें सुनाएगा, है ना। और फिर नुकसान बताएगा मोबाइल देने के। तो ये काउंसलिंग एक पार्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें की जाएंगी। आई होप कि आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि ये स्टेट PCS एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में बता देता हूँ। देखो, प्रेसिडेंट
हर साल का पहला सेशन और नए जनरल इलेक्शन के बाद का पहला सेशन उसको एड्रेस करता है, ठीक है कि नहीं। अगर केवल और केवल एक हाउस है, मतलब ये तो प्रेसिडेंट में तो दो हाउस हैं जैसे देखा जाए तो, मतलब लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है, तो दोनों के जॉइंट सेशन को ये क्या करता है, एड्रेस करता है ना। और वो एड्रेस क्या होगा, वो गवर्नमेंट का जो भी लिखा हुआ रहता है कि हमारी क्या पॉलिसीज रहने वाली हैं, और उसको ये पढ़ के सुनाते हैं हाउस में। सेम काम होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में आर्टिकल 176 में। तो इसमें कौन करता है, गवर्नर एड्रेस करता है हर साल का पहला सेशन और जनरल जो नॉर्मल इलेक्शंस होते हैं स्टेट्स के उसका पहला सेशन, ठीक है। तो इसमें भी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं उनको पढ़ के ये सुनाता है गवर्नर, ठीक है। तो यही इशू था केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक में, ठीक है। तो गवर्नर ने मतलब कुछ कहीं पे तो वॉकआउट कर दिया था, कहीं पे उसको छोड़ दिया था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड चीज़ें हैं, ठीक है कि नहीं। तो जब जो एड्रेस ये देता है, जो कागज़ होता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट को दे दिया तो उसमें चीज़ें लिखी होंगी, वो पढ़ के सुना देगा। फिर ये डिस्कस किया जाता है, लोकसभा में अलग से डिस्कस किया जाएगा, इसको राज्यसभा में अलग से डिस्कस किया जाएगा इसी पेपर को। जैसे जैसे प्रेसिडेंट ने बड़ी बड़ी बातें कर दी कि मेरी सरकार ने 50,000 लोगों को मोबाइल बांट दिए, मान लो इस तरह की कोई बात कह दी, तो लोकसभा वाले इसको अलग से डिस्कस करेंगे, राज्यसभा वाले अलग से डिस्कस करेंगे, सही कही है कि नहीं कही है ना। इसी चीज़ को बोल, और फिर इस पर वोटिंग की जाती है इसको पास कराने के लिए, ठीक है। इसी को मोशन ऑफ थैंक्स बोल दिया जाता है, यही मोशन ऑफ थैंक्स है, ठीक है कि नहीं। तो अगर ये मोशन ऑफ थैंक्स लोकसभा से पास हो गया ठीक है, राज्यसभा से पास हो गया तब भी ठीक है। अगर मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं हो पाया तो सरकार गिरने की नौबत तक आ जाती है, इसका मतलब सरकार का कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि नहीं। तो बस आप ये चीज़ याद रखिएगा, मोशन ऑफ थैंक्स क्या है। आई होप कि मैंने ठीक से समझाने की कोशिश की है। प्लस पुलिस कैन नॉट मेक अरेस्ट सिंपली आस्किंग क्वेश्चंस। देखो कोई भी क्राइम ऐसा है जहाँ पे 7 साल से कम की सज़ा होती है आपको, अप टू 7 ईयर, 7 साल या उससे कम की सज़ा होती है, तो सरकार अगर पुलिस को तुम्हें अरेस्ट करना है तो उसके लिए तुम्हें नोटिस भेजना पड़ेगा सेक्शन 35 के अंतर्गत। अगर 7 साल से ज़्यादा की सज़ा का तुमने कोई क्राइम किया, जैसे मर्डर कर दिया हो, तो तुम्हें बिना नोटिस के भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है इंक्वायरी के लिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। और ये भी कहा है कि ये जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 21 जो पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी है उसके उसके तहत ये हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर ये प्रोविजन दिया हुआ है। तो BNSS का जो सेक्शन 35(3) है, आप इसको याद रखिएगा, UPSI वाले, तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको ये वाली न्यूज़ बताऊंगा पहले कि आर्मी वाले चाहते हैं कि हम कॉलोनियल लेगेसी को खत्म करें, तो जितने मतलब 240 बिल्डिंग्स हो गए, रोड हो गए, इन सारी चीज़ों के नाम बदल दिए। जैसे किरबी पैलेस हुआ करता था दिल्ली में, उसका नाम बदल दिया है, मॉल रोड हुआ करता था, पैटरसन रोड हुआ कर सकता था, है ना, न्यू हॉर्न लाइन, क्वींस लाइन्स रोड जयपुर में था, तो ये सारे नाम बदल दिए हैं। ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये बताना था कि मतलब एक तरह से डीकोलोनाइजेशन हो रहा है ट्रू फॉर्म में, ओके। नेक्स्ट UPSC ने सिविल सर्विसेज के कुछ रूल्स चेंज किए हैं, अभी फॉर्म आ गए, आप लोगों को पता होगा 933 के करीब सीटें हैं इस बार। तो देखो जो ग्रुप ए में जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, कई सारी वैकेंसी आती हैं, IAS है इसमें, IFS है फॉरेन सर्विस, IPS है, एक और IPS है पोस्टल वाली, फिर ब्रॉडकास्टिंग की कई हैं। तो ये सारी चीज़ें, इन दोनों में तो आप दोबारा अप्लाई कर नहीं सकते। अगर आपको अप्लाई करना है रैंक सुधारने के लिए किसी वजह से, तो आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा। ये पहले भी था, अब भी है, ओके। तो आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। बट बाकी की सर्विसेज में जो ग्रुप ए की हैं उनमें ये प्रोविज़न कर दिया है कि आप केवल और केवल एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं, ओके। और उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी वहाँ जाके, जहाँ पे जो ट्रेनिंग करनी है आपको, वहाँ पे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। वो NOC दे देंगे, हाँ ठीक है जाओ भैया तुम अपना वो कर लो, है ना। तो इसमें भी आपको एग्जाम्पशन 1 टाइम मिलेगा और अथॉरिटी कंसर्न से आपको वो परमिशन लेनी पड़ेगी। एक सेकेंड, ठीक है कि नहीं, और सॉरी, ठीक है। और कैंडिडेट्स अलॉटेड एनी सर्विसेज, ये मैंने आपको बता दिया, एक ही वो है, और बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है कि नहीं। और सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर आप ऑटोमेटिकली इन चीज़ों के बारे में पढ़ लेंगे। पहले तो फोकस करो यार सिलेक्शन लेने पे, कुछ भी मिल जाए, ग्रुप B की पोस्ट भी मिल जाए इसके थ्रू, तो बहुत अच्छी बात होती है। अभी मतलब लाले पड़े हैं, हो नहीं पा रहा है, और इन सारे रूल्स के बारे से वैसे ही आप वरी हो जाओ। भाई IPS भी अगर आप बन जाते हो दैट्स गुड, पोस्टल सर्विस मिल जाती है दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, नहीं समझे। तो पहले कुछ बनो, उसके बाद इन रूल्स पर फोकस करना। बस याद रखो कि ऐसा कुछ आया है, बहुत ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाना कि मर जाएंगे, पढ़ डालेंगे, सब कुछ पता कर डालेंगे, नहीं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एनवायरमेंट के लेके बोला है कि तुम यार बेकार की बातें कर रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जैसे एक रेट्रोस्पेक्टिव उसको बैन कर दिया था कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस आप रेट्रोस्पेक्टिव नहीं ले सकते। मतलब रेट्रोस्पेक्टिव का ये मतलब होता है कि पहले कोई प्रोजेक्ट को बना डालो और उसके बाद कहो अरे इससे एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है, तुमने एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं लिया तो चलो ठीक है अब ले लेते हैं। तो इसको रेट्रोस्पेक्टिव बोलते हैं, मतलब प्रोजेक्ट बनने के बाद एनवायरमेंट का क्लियरेंस लेना। तो इसको बैन कर दिया था इन्होंने वन शक्ति वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में। तो इसी को इन्होंने रिकॉल कर लिया, बोले यार ये हमने गलत फैसला दे दिया था, ठीक है कि नहीं। तो इसमें यही बता रहे हैं कि जब मतलब इंडिया की जो एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस है, जो जजमेंट्स हैं वो फेड कर रहे हैं, है ना। तो यही सारी बातें हैं। प्लस आर्टिकल 21 दे रखा है ना, जिसमें राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट हमारा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 48A है जो हमको कहता है कि हम लोग एनवायरनमेंट को कंजर्वेशन करके रखें, है ना। तो एक तरह से हॉलो प्रोक्लेमेशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की भी कोई वैल्यू नहीं रह गई है जब तक कि ये ग्राउंड पे इसकी हकीकत वो नहीं होती है, सामने आती है। यही सारी चीज़ें। आर्टिकल 14 की बात है, क्या मतलब जो इक्वल राइट्स की बात करते हैं, तो भाई एनवायरनमेंट के राइट्स भी तो इक्वल हैं, क्योंकि देखो आप नदियों को, जैसे हमारी दी गंगा रिवर है, इसको एक लीगल पर्सन का नाम दे रखा है ना।
तो जब ये लीगल पर्सन है तो गंगा के राइट्स वायलेट हो रहे हैं भाई, इतना पोल्यूशन हो रहा है गंगा में, कानपुर लाइन को देख लो आप, दिल्ली एरिया, दिल्ली में तो यमुना है, मतलब और भी रीजन्स है कई सारे जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा पोल्यूट किया जाता है। तो आप इसको लीगल पर्सन का दर्जा देने का क्या फ़ायदा जब तुम उसके राइट्स की परवाही नहीं कर रहे हो। तो मुद्दा यह है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बस यही है, चाहे अरावली का केस ले लो, चाहे मैंग्रोव्स का केस ले लो, चाहे आप रिवर्स का केस ले लो, चाहे आप बॉर्डर का इशू ले लो, चाहे आप जंगल्स का इशू ले लो, है ना, एनवायरनमेंट का, डिफॉरेस्टेशन का, तो हर तरफ से एनवायरनमेंट की ऐसी तैसी कर रखी है। मुद्दा ये है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसमें ये एमसी मेहता केस है, ये आप याद रखिएगा, एमसी मेहता केस, ठीक है। इसमें फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या होती है वो डिसाइड की गई थी, और ये वाला जो जजमेंट है ना, राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट, ये भी यहीं से आया था निकल के, इज़ अ फंडामेंटल राइट। फिर यारावली की डेफिनेशन चेंज कर दी थी, तो ये सब बेकार की बातें हैं, बस आप ये याद रखिएगा। मतलब अभी प्री के पर्सपेक्टिव से जरूरी नहीं है, मुद्दा ये है ना, मेंस के पर्सपेक्टिव से है। अभी मैं प्री के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ चीज़ें, तो जब मेंस आएगा तो मैं ये जो पीडीएफ्स हैं इनको फिर से जो मेंस के पर्सपेक्टिव से जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको दोबारा से मैं कवर करूँगा, ओके। अब ये डिफेंस का फिर से आ गया है कि हम लोग क्या कर रहे हैं ना, डिफेंस का बजट इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। तो ये बहुत सालों बाद पहली बार हुआ है कि हमने डिफेंस का बजट एक साथ 15% इंक्रीज़ कर दिया है। फिर भी हमारा जो डिफेंस का बजट है वो कितना है, अप टू 2% ऑफ जीडीपी है। पहले हमारा 1.9% हुआ करता था, मतलब जो 0.1% जीडीपी के में इंक्रीज़ किया है हमने डिफेंस बजट में, मतलब एक तरह से जीडीपी के पर्सपेक्टिव में देखें तो वो डिफेंस बजट का 15% है, एक तरह से ये मान सकते हो आप लोग। सेकंड अगर बात करें तो देखो कई सारी चीज़ें हैं, क्या क्या डिफेंस बजट की है। पहला तो यही है कि हमने डिफेंस बजट में बहुत ज़्यादा हाइक कर दिया। दूसरा ये है कि हमने नोटेबल शिफ्ट देखने को मिला है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैंने बताया था 27.9% अब हम खर्चा करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब एक तरह से हथियार खरीदने में, गोला बारूद खरीदने में, ठीक है नहीं। ये हमारा पिछले साल 22% था। तो जाहिर सी बात है, ये साफ साफ देखने को मिल रहा है कि हमारा जो पेंशन हो गया और जो सैलरीज का हो गया वो एरिया तो श्रिंक कर रहा है, बट हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है। तीसरा ये है कि हमने जो थ्रस्ट दिया है वो मॉडर्नाइजेशन पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं, ये सारी बातें हैं। प्लस R&D पे बिल्कुल भी फोकस नहीं है अभी भी। अगर देखा जाए तो हमारा 0.66 जो % बजट है डिफेंस का वो केवल और केवल R&D को जाएगा, ठीक है कि नहीं, R&D इन डिफेंस। तो ये बहुत कम है। आप देखो जापान को देखो, 3.7% अपने डिफेंस बजट का वो R&D पे खर्च करते हैं, है ना। प्लस पैसिफिस्ट कंट्री है, अगर ओवरऑल डिफेंस बजट की बात करें तो वो 2.2% ऑफ देयर जीडीपी दे स्पेंड ऑन डिफेंस, और हमारा कितना है जीडीपी के परसेंटेज के हिसाब से 2% ही है। तो जो पैसिफिस्ट कंट्री का मतलब जो शांति चाहने वाले देश हैं, है ना, वो देश भी अपने डिफेंस का बजट 2.2% ऑफ देयर जीडीपी, और हमारा भी 2% पहुंचा है। तो कहने का ये मतलब है कि हमको अपना डिफेंस बजट और बढ़ाने की जरूरत है। अभी ये कितना है, लगभग $78 बिलियन है। इसको हमें एटलीस्ट विद इन 1 और 2 ईयर्स $100 बिलियन तो कर ही देना है। इसी के मुकाबले में अगर आप यूएसए का देखोगे ना तो उन्होंने $1.5 ट्रिलियन कर रखा है, $1500 बिलियन, समझ रहे हो कि नहीं। तो इस पर भी हमें काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट, आरसीबी जीत गई है वुमेन प्रीमियर लीग का मैच। वुमेन ऑफ द मैच मतलब प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही है, स्मृति मंधाना। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द सीरीज मतलब वुमेन ऑफ द सीरीज कौन रही है, सोफी देवी, मतलब डिवाइन है तो देवी आप नाम याद कर सकते हैं, कुछ जो देवी थी वो जीत गई मैन ऑफ द सीरीज, वुमेन ऑफ द सीरीज। ऑरेंज कैप भी किसको रही है, जो वुमेन ऑफ द मैच रही है, और पर्पल कैप किसकी रही है, सोफी डिवाइन का रही है। और जो रनर अप टीम मतलब जो हारी है वो डीसी है, दिल्ली कैपिटल्स को हरा के आरसीबी जीत गई है। जस्ट याद रखना है सारी चीज़ों को। मैं फिर से इस फैक्ट को आपके सामने रख देता हूँ। जो वुमेन ऑफ द मैच है वो स्मृति मंधाना है। प्लेयर ऑफ द सीरीज है वो कौन है, सोफी डिवाइन। ऑरेंज कैप स्मृति मंधाना के पास है, पर्पल कैप सोफी डिवाइन के पास है, और रनर अप टीम दिल्ली कैपिटल रही है। नेक्स्ट, मैंने आपको बताया था कल ही कि फर्स्ट एवर डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन गाइडलाइंस एनडीएमए ने जारी कर दी हैं, ठीक है। इसको डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन बोला जा रहा है। इसके 4 स्टेज होंगे। पहले में क्या करेंगे, पहले स्टेज में करेंगे सिस्टमेटिक रिकवरी करेंगे ह्यूमन रिमेन्स की, मतलब जो साइट है वहाँ पे देखेंगे किसी का हाथ पैर या इंसान की डेड बॉडी वो मिलेगी, उसको रखा जाएगा, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा, प्रिजर्वेशन किया जाएगा। दूसरा, पोस्टमार्टम डाटा कलेक्ट करेंगे इनका, ठीक है कि नहीं। उसके बाद एंटीपोर्टम डाटा, मतलब जो इसके फैमिली है, पोस्टमार्टम के बाद जो फैमिली है उनका डीएनए वगैरह लेंगे भाई। वो फैमिली जाएंगी ना कि हमारा भी बेटा उस रीजन में था जहाँ पे ये भूकंप आया, इस तरह से, तो उनका भी डाटा लिया जाएगा। तो इनका पोस्टमार्टम का डाटा होगा, वो सारी चीज़ें मैच करी जाएंगी कि हाँ ये बॉडी तुम्हारे बेटे की है, इसको ले जाओ, और इसका मतलब प्रॉपर बैरियल फ्यूनरल जो भी करना चाहते हो आप कर सकते हैं। तीसरा, इसको एनालिसिस करके, मतलब जो चौथा स्टेप है एनालिसिस करके बता दिया जाएगा, ठीक है नहीं। प्लस इसमें कुछ गैप्स हैं, मतलब एक तरह से ये 4 पॉइंट्स आप बता देने से काम नहीं चलेगा। मुद्दा ये है कि हमारे पास ऑपरेशनल डीवीआई क्या है, डिजास्टर विक्टिम वेरिफिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, कमांडर वगैरह ही नहीं है। लैक ऑफ मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा है, तो मेथड ही नहीं है, इतनी सारी लेबोरेटरीज ही नहीं है ना। जरूरी थोड़ी है कि आप एक रीजन में लेबोरेटरी सेटअप कर दो, वहीं पर भूकंप आ जाए, वहीं पर डिजास्टर आए। लेबोरेटरी कहीं सेट कर रखी है, डिजास्टर कहीं आ गया, दैट वुड बिकम अ वेरी ह्यूज इशू। ट्रेंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स नहीं है हमारे पास, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उनकी कमी है। चौथा है इनकंसिस्टेंट टैगिंग है, मतलब किसी के पैर के अंगूठे पे आपने बांध दिया कि ये फलाने आदमी की डेड बॉडी है, अब उसको ले जा रहे हैं, वो टैग ही गिर गया तो बड़ा इशू हो सकता है। तो चेन ऑफ कस्टडी क्या रहने वाली है, किसको देना है किसको नहीं देना है,
और कई जगह जगह हॉस्पिटल्स में देखा जाता है डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के बाद पैरों से घसीट घसीट के ले जा रहे हैं, कोई प्रॉपर वो नहीं होता, मतलब काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। प्लस अभी देखो, जो हमारा जो क्रैश हुआ था अहमदाबाद में एयरप्लेन का, तो उस टाइम पे ये गाइडलाइंस थी नहीं, तो हमने कौन सी गाइडलाइंस फॉलो की थी उस टाइम पे? तो इंटरपोल की है गाइडलाइंस, डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन की। उन गाइडलाइंस को हमने इसमें फॉलो किया था। तो उन्हीं गाइडलाइंस के बेसिस पर ही हमने ये अपनी गाइडलाइंस तैयार की है। नेक्स्ट हम बात कर लें, राजस्थान की एक वूमेन थी, इसकी शादी हुई 3 महीने बाद ही क्या हुआ कि ये रास्ते में जा रहे थे और इनको किसी ने लूट लिया, एक तरह से रॉबरी हुई इनकी। तो पूरा सोना छीन लिया और प्लस आदमी को मार दिया। और फिर उसके बाद पुलिस को थोड़ा सा शक वक हुआ, तो पता चला कि ये जो लड़की है, अंजलि नाम है इसका, और इसने उस आदमी को मतलब अपने बॉयफ्रेंड के साथ और उसके दोस्तों के साथ मिलकर मरवा दिया। तो इस तरह की बात है। देखो, आई डोंट नो, पीपल गेट वे इन देयर हेड और उनको लगता है कि दे विल गेट अवे विद मर्डर्स एंड दीज थिंग्स, बट इट इज़ हाईली रॉन्ग। इस तरह की चीज़ें नहीं करनी, मुद्दा ये। प्लस मैं आपको अभी बताया था 26 जनवरी के टाइम पे ये पद्म विभूषण अनाउंस किए थे, 6 लोगों को दिया गया आई थिंक, है ना। तो उसमें से ये पोस्टमसली दिया गया था वी.एस. अच्युतानंद को। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सिस्ट है उसके लीडर थे। अब चूंकि ये तो रहे नहीं, लेट है, मतलब मर चुके हैं, तो इनका बेटा बोल रहा है कि हमें ये पद्म विभूषण लेना है कि नहीं लेना, ये फैसला कौन करेगी? इनकी पार्टी डिसाइड करेगी। अब अगर कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने कह दिया कि भाई ले लो, तो ये इनके बेटे जाके ले आएंगे। अगर इनकी पार्टी ने कह दिया मत लो, तो ये लेने नहीं जाएंगे। इट्स लाइक अ डिसरेस्पेक्ट एक तरह से अवार्ड्स के लिए। प्लस देखो, प्रोपेगेंडा किस तरह से फैलाया जाता है। कल ही मैंने ट्विटर पे देखा था कि किस तरह से मतलब हजारों लोगों को ये लोग मार रहे हैं, टेररिस्ट, मतलब इस्लामिक टेररिस्ट इसको मार रहे हैं। तो एक तरह से इस्लामिक टेररिस्ट का नाम ना आ जाए, उनको छुपाने के लिए ये लोग गनमैन लिख देते हैं। अभी मैंने आपको बताया था बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को, उनको तो इन्होंने बड़े बड़े शब्दों में टेररिस्ट लिखा हुआ था, नहीं समझे। अब नाइजीरिया में क्रिश्चियंस को ये मुस्लिम्स मार रहे हैं, तो वहां पर ये लोग इसको गनमैन लिख देते हैं। प्लस देखो, सो कॉल्ड टेररिस्ट एलिमेंट, मतलब ये अपने आप से नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं इनकी सरकार इन्हें टेररिस्ट मानती है। तो इस तरह की बातें हैं। तो ये एक साथ 162 लोगों को मार दिया। ये कन्वर्ट करने से इन्होंने मना कर दिया कि हम कन्वर्ट नहीं होंगे। तो ये तो 162 मारे हैं, मतलब हर दिन कभी 500 को मार देते हैं, कभी 700 को मार देते हैं, कभी पूरे चर्च को जला के राख कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें नाइजीरिया में हो रही हैं। तो आप याद रखिए, ब्लैक एंड ब्राउन क्रिश्चियंस की कोई वैल्यू नहीं है। क्रिश्चियनिटी में ब्लैक एंड ब्राउन लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। इंडिया में भी जो कन्वर्जन हो रहा है, जिन लोगों को लगे कि इनकी लाइफ आसान होने वाली है, वो मतलब नहीं होने वाली है। क्योंकि आप देखो, एपिस्टीन फाइल्स में भी ये चीज़ सामने आई है कि ये लोग जो किडनैप करते थे बच्चों को, वो वाइट कंट्रीज से ही किडनैप करना पसंद करते थे, क्योंकि उनको काटना है, खाना है, टॉर्चर करना है, तो ये इनकी प्रेफरेंस रहती थी। तो इसीलिए मतलब जो ब्राउन लोग हो गए, अफ्रीका वाले लोग हो गए, उन पे इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कुछ, मरें जिएं, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करें ना करें, इट डजेंट मैटर। मतलब अगर पूरा अफ्रीका वाइप आउट हो जाए ना फ्रॉम द फेस ऑफ दिस अर्थ, क्रिश्चियन कंट्रीज को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट्स लाइक दैट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये अब से नहीं हो रहा है, देखो ये बहुत सालों से हो रहा है। इट हैज़ बीन हैपनिंग लाइक फॉर 40-50 ईयर्स। अभी तक किसी ने कुछ न बोला है, न कुछ किया है। बोको हराम के बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ, लेट्स नॉट गो देयर। प्लस ऑपरेशन हेरोफ 2 के बारे में बता दूँ। यहाँ पे भी देखो मिलिटेंट्स लिख दिया कि आर्मी ने मिलिटेंट्स को मिलकर मार दिया है, और ये मिलिटेंट्स नहीं है, 216 लोगों को मारा। ये तो ऑफिशियल फिगर्स दिए हैं इन लोगों ने, है ना। और अनऑफिशियली तो मतलब थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट लोगों की इन्होंने डेथ कर दी होगी पाकिस्तान की आर्मी ने बलूचिस्तान में। नेक्स्ट, न्यू स्टार ट्रीटी के बारे में बता चुका हूँ। ये चलता रहेगा जब तक इसको रिन्यू ना किया जाए। इंडिया रशिया चैलेंज है, क्योंकि ट्रंप ने तो अनाउंस कर दिया कि मोदी इससे तेल नहीं खरीदेगा। रशिया वाले कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ट्रंप झूठ बोल रहा है। ठीक है, ये ट्विटर पे ऐसी बातें चल रही हैं। अब मुद्दे की बात ये है कि देखो, ये मतलब कहने की बात ये है कि पुतिन ने ये बोला है इसमें कि ये बात सही है कि इंडिया ने हमसे तेल लेना कम कर दिया है, लेकिन हम केवल अकेले ही नहीं थे उसको तेल सप्लाई करने वाले। भले ही हमारा जो परसेंटेज था, वी वर सप्लाइंग 32% ऑफ इंडियाज ऑयल, ठीक है कि नहीं, बट इंडिया बाकी का भाई 68% भी तो कहीं से ले रहा था। तो हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे रिलेशंस बहुत गहरे हैं, अभी भी हम 68-70% इंडिया की जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है उसका पार्ट है। तो कह रहे हैं कि इस डील से यूएस मतलब रशिया एंड इंडिया के रिलेशंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुद्दा ये है, ठीक है कि नहीं, क्योंकि ये तेल हो गया, ट्रेड डील हो गई, मतलब जो पैसा है ना उससे हटके हैं, ऊपर हटके इनके रिलेशंस हैं। मनी डज नॉट मैटर टू दीज 2 कंट्रीज। नेक्स्ट, मैंने आपको बताया था कल पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग कौन कर रहे थे? शशि थरूर जी कर रहे थे। देखो, पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत बड़ी बात है। अब क्रिकेट पे लात पड़ी है, बैन कर दिया गया आईसीसी से इसको, है ना, 1 साल के लिए। तो इन्हें पता है कि इनकी हालत पतली होने वाली है। तो अब चूंकि इनके पाकिस्तान के जो मीडिया हाउस है उनकी तो कोई सुनता नहीं है, तो ये लोग क्या करेंगे, इंडिया में लोगों को पैसा देके इंडिया से ही बैटिंग करवाएंगे। तो ये कौशिक दासगुप्ता, मैंने आपको बताया था, शशि थरूर, कौशिक दासगुप्ता हो गए, श्रीराम वीरा हो गए। तो यही कह रहे हैं कि मतलब ये उनकी तरफ से कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान भाई भाई हैं, दे आर ऑन द सेम पेज, वंस पहले भी एक जैसे भाई भाई थे। कह रहे हैं कि इनका जो इंडिया के लोगों का जो बड़ा बड़ा ईगो है वो हार्म कर रहा है गेम को, क्रिकेट को। ये सारी बेकार की बातें, ठीक है कि नहीं। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसके पर्सपेक्टिव से, ये मैं आपको बता दूँ पहले। चलो ये बात बताएंगे। देखो, लिथियम आयन बैटरीज का है, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जाएगा इस बार 2026 में, जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट, ओके। लिथियम आयन बैटरीज का मैं आपको बता देता हूँ, अब तक जो ग्लोबल डोमिनेंस रहा है वो लिथियम आयन बैटरीज का रहा है।
पूरा मार्केट उन्होंने ही कवर कर रखा है। लेकिन अभी जो नई बैटरीज आ रही हैं वो सोडियम आयन बैटरीज आ रही हैं। एन किसका साइन होता है? सोडियम का। तो इसकी बेनिफिट्स इसमें बताए गए हैं। लिथियम आयन बैटरीज के फायदे क्या है? हाई तो एनर्जी डेंसिटी होती है, लो डिस्चार्ज रेट होती है, मतलब एक बार चार्ज कर दो तो बहुत देर बाद ये डिस्चार्ज होती है। लॉन्ग लाइफ होती है इसकी, मतलब मोबाइल में बैटरी डाल दो तो 8-10 साल आराम से चल जाती है। सोडियम आयन बैटरीज, अच्छा हाँ, इसमें और भी है। जो लिथियम आयन बैटरीज हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 2.5 टाइम्स है टू इट्स एनुअल डिमांड। मतलब अगर तुमको एक साल में 100 बैटरीज की जरूरत है पूरे दुनिया में, तो आज के समय हम 250 बैटरीज बना रहे हैं। मतलब हमारी डिमांड से भी 2.5 गुना ज़्यादा हम लोग प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। इसकी वजह से क्या हुआ है? तो इसकी जो पर किलोवाट आवर $1100 में बैटरी पड़ती थी, मतलब कॉस्ट कम हो गई है, $108 में ही वो पड़ पा रही है। क्लियर है कि नहीं? लिथियम आयन बैटरीज के कुछ चैलेंजेस भी हैं। हाईली रिसोर्स इंटेंसिव है, मतलब इसको क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए भाई, लिथियम चाहिए, है ना। अब ये क्रिटिकल मिनरल्स अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस वेरियस कंट्रीज, है ना। और इनका जो प्रोडक्शन है वो हाईली कंसंट्रेटेड है, चाहे आप चाइना में ले लो, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है? सप्लाई चेन इनसिक्योरिटीज आ जाती है, प्राइस वॉलेटिलिटी रहती है, जियोपॉलिटिकल रिस्क बने रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बनी ही रहती हैं। इंडिया ने भी बहुत सारे सस्टेन एफर्ट किए कि हम भी भाई लिथियम आयन बैटरीज को अपने घर में बनाएं। तो हमने PLI स्कीम्स चलाई हैं, प्रोडक्शन लिंक स्कीम्स चला रखी हैं। देखा जाए तो हमने अब तक PLI स्कीम 40 गीगावाट तक की कैपेसिटी बनाने की, बैटरी बनाने की हमारे इंडिया में हो जानी चाहिए थी अब तक, है ना। 2021 से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी बन कितनी पाई है? 1 गीगावाट ही बन पाई है। तो देखो हमारे यहाँ मुद्दा यही है कि इतने सारे हर्डल्स हैं ना। कोई कंपनी खोलना चाहता है तो उसकी ऐसी तैसी हो जाती है भाई, इतने सारे क्लियरेंस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो कंपनी बनी नहीं पाती। 2021 आप देख रहे हो 1 गीगावाट का ही हम कर पाए हैं, जबकि 40 गीगावाट तक का इन्होंने अंडर दिस स्कीम अराउंड 40 गीगावाट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हैज बीन अलोकेटेड सो फार। पैसे वगैरह अलोकेट कर ही दिए ऑलरेडी अब तक, लेकिन अभी तक केवल और केवल 1 गीगावाट ही कर रखा है। इसलिए इंडिया अभी भी ह्यूज इंपोर्ट डिपेंडेंस है लिथियम आयन बैटरीज के उसके ऊपर देखें, है ना। डोमेस्टिक रिजर्व्स की बात करते हैं तो इंडिया के पास हैं बहुत सारे, है ना, कॉमर्शियली वाइबल भी हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेस का है ही नहीं कि हम इसको, मतलब जो रिसोर्स है उसको, लिथियम को एक्सट्रैक्ट कर सकें। इसीलिए हमको क्या करना भाई, इंपोर्ट डिपेंडेंसी हमारी बहुत ज़्यादा है कि नहीं। तो इसलिए ज़रूरत भी हो जाती है कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी को लिथियम आयन बैटरीज को कम करने के लिए हम अल्टरनेट में इन्वेस्ट करें। इसलिए पहले ये लोग अभी से बैटिंग कर रहे हैं कि भाई तुम लिथियम आयन बैटरीज पे तो फोकस कर ही रहे हो, इसके साथ साथ तुम सोडियम आयन बैटरीज पर भी फोकस करो। तो सोडियम आयन बैटरीज के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। देखो एनर्जी डेंसिटीज़ के मामले में अगर देखा जाए तो लिथियम आयन की बैटरीज की एनर्जी डेंसिटी अभी भी ज़्यादा है सोडियम आयन की बैटरी से। ये याद रखना, एनर्जी डेंसिटीज़ के बारे में अभी भी मतलब लिथियम वाली ज़्यादा अच्छी है, इस तरह से देखा गया है। और ये मैंने आपको बता दिया। प्लस और भी फायदे हैं सोडियम आयन बैटरीज़ के। देखो इसमें ये भी बोला है कि भले ही एनर्जी डेंसिटी लिथियम की ज़्यादा है, लेकिन अगर ओवरऑल अगर देखा जाए परफॉर्मेंस के बेसिस पे, तो इस जो गैप को अपन लोग नैरो भी कर सकते हैं इन प्रैक्टिस, ये बात की गई है। सेफ्टी की बात करें तो सोडियम जो लिथियम आयन बैटरीज है ना, उनका ऑपरेटिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। जब भी तुम देखोगे कि मतलब जितनी भी गाड़ी वगैरह होती हैं उनमें आग लग जाती है, मोबाइल की बैटरीज वगैरह फट जाती हैं। ये केस सोडियम आयन बैटरीज में नहीं है, ये बहुत सेफ है ना। सिग्निफिकेंटली लोअर पीक टेम्परेचर इनमें देखने को मिलता है। ओके और लिथियम आयन बैटरीज को एक तरह से डेंजरस गुड्स की कैटेगरी में रखा गया है भाई, ये बहुत खतरनाक गुड्स हैं। इसीलिए इनको जो ट्रांसपोर्ट करते हैं ना अपन लोग, तो इनकी चार्जिंग कैपेसिटी 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जब हम इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो USA से इंडिया में आनी है लिथियम आयन बैटरीज, तो 30% से ज़्यादा चार्ज कंडीशन में लेके नहीं आती, क्योंकि कभी भी फट सकती है। एक फटेगी तो सारी फटेंगी, मुद्दा ये है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो लिथियम आयन बैटरीज में जो एनोड और कैथोड, एनोड साइड पे हम लोग कॉपर लगाते हैं, कैथोड साइड में अलग चीज़ लगाते हैं। तो एनोड पे ये क्या करता है, डिसॉल्व हो जाता है ना। कैथोड साइड में ऑटोमेटिक पहुंच जाता है, तो इसकी वजह से भी शॉर्ट सर्किट होने के इसमें चांसेस रहते हैं। ऐसा केस सोडियम आयन बैटरीज में देखने को नहीं मिलता है। देखो ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना, ये कुछ भी एक आध लाइन पूछ लेंगे, UPSC वाले ऐसा ही खतरनाक क्वेश्चन पूछते हैं। सोडियम आयन बैटरीज वाले एनोड पे भी एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं, कैथोड पे भी एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इससे कोई शॉर्ट सर्किटिंग का मुद्दा ही नहीं सामने आ पाता है ना। और मैन्युफैक्चरिंग रेडी फैसिलिटीज़ है। मुद्दा ये है, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास जो लिथियम बैटरी बनाने की जो फैसिलिटी है ना, इसी को ही अपन लोग सोडियम बैटरीज बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तुमको अलग से कोई नई कंपनी डालने की जरूरत नहीं। तो ये भी एक बेनिफिट है इसका, है कि नहीं। और भी है भाई, देखो एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा, आपको पता है अर्थ की क्रस्ट में एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो चीप हो सकती है ना। और सोडियम भी देखो, सोडियम आयन बैटरी है तो सोडियम भी बहुत अवेलेबल है नमक के फॉर्म में, वहाँ से आप ले सकते हो। और जो लिथियम आयन बैटरीज मैंने आपको बताया क्या लेते हैं ये लोग, मतलब कॉपर यूज़ किया जाता है, तो कॉपर बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है। कॉपर के प्राइसेस मैंने आपको बताया बहुत राइज कर रहे हैं। तो देखो ये इस वीडियो इस आर्टिकल को दोबारा सुन लेना प्लीज़। जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए, एनर्जी डेंसिटी की बात की है तो लिथियम आयन की ज़्यादा है ना। और मैंने आपको सेफ्टी के पर्पज़ से बताया है। प्लस कॉपर का और सोडियम एल्यूमिनियम का यूज़ मैंने बताया है। कॉपर का यूज़ इसमें एनोड पे किया जाता है ना। तो ये गल जाता है, कॉपर का एनोड पे किया जाता है, ठीक है, एनोड।
लिथियम आयन बैटरीज़ में। और एल्यूमिनियम का यूज़ जो सोडियम आयन बैटरीज़ है दोनों जगह कर सकते हैं, एनोड पे भी और कैथोड पे भी, दोनों पे ही किया जाता है मतलब, तो शॉर्ट सर्किटरीज के चांसेस नहीं है, तो इस तरह से अच्छा है। कियर स्टारमर ने अपोलोजाइज़ किया, देखो एप्स्टीन फाइल्स में इनके कई सारे लोगों के नाम है लेबर पार्टी के, ये भी इंसानों को खाने वाले लोग हैं, बच्चों को जला बुना के खाने वाले लोगों की पार्टी है एक तरह से। और ये कोई दोहराई नहीं है भाई, देखो इसमें इंग्लैंड का जो चर्च है, कैथोलिक चर्च है, और वेटिकन सिटी है रोम में, प्लस जो तुम्हारे जो किंग की है, रॉयल फैमिली है इंग्लैंड की, ये सब नरबख्शी लोग हैं, शैतानों को पूजा करने वाले हैं। इधर दीपक चोपड़ा भी है जो वेलनेस अथॉरिटी चलाता था इंडियन ऑरिजिन का, इसने भी, ये भी मतलब ये एप्स्टीन के चक्कर में था, तो इसने भी बोला है कि आई वांट टू बी क्लियर, है ना। चोपड़ा रोड इसने लिखा है कि मैं जो है नेवर इन्वॉल्व नॉर आई डिड प्रैक्टिस एनी क्रिमिनल एक्सप्लॉयटेटिव और ये कंडक्ट, मतलब मैंने कभी बच्चों को मारा नहीं, उनके साथ सेक्स नहीं किया, रेप नहीं किया, एक्सप्लॉयट नहीं किया, मैंने मांस वगैरह भी नहीं खाया बच्चों का, है ना। तो जो भी कॉन्टेक्ट था वो केवल और केवल मतलब काम से ही रिलेटेड था ये, मतलब इसका अब्यूजिव एक्टिविटीज़ में इसका कोई रोल नहीं था। और ये डीपली दुख प्रति व्यतीत कर रहे हैं कि एप्स्टीन के विक्टिम्स के साथ इतनी सारी कहानी हुई। और आप देखो इस चीज़ को जानो, दुनिया में हो क्या रहा है। ओके, जो पिरामिड मैंने एक्सप्लेन किया था ना, जो टॉप पे जो आँख है, इल्यूमिनाटी, दे आर द वन हु आर कंट्रोलिंग दिस वर्ल्ड। और यहाँ पे अपन लोग आते हैं, नॉर्मल पीपल, यहाँ पे आती है हमारी सरकारें। हम लोग तो अपनी दुनिया इसी दो स्ट्रेटा पे गुजार देते हैं, बाकी का ये सब चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बैंक्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फिर बैंक्स हैं, उसके बाद एक और बड़ी बैंक हैं जो ये इल्यूमिनाटीज इनको कंट्रोल करते हैं। ये सब बिग इशू, इसको जानो। प्लस ये पीडीएफ मैं इस चैनल पे भेज दूंगा टेलीग्राम के पे, न्यूज़ टू नोट्स आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। प्लस मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आप उस पर लिंक पर क्लिक करके जा सकते हैं, चैनल के डिस्क्रिप्शन में, प्लस ये वाला आपको सिंबल मिलेगा वहाँ पे, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। थैंक यू।